जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। आज के इस वीडियो में जरूरी बात करनी है। इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफकेट एग्जामिनेशन जो 2026 का पहला एग्जामिनेशन होगा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एफकेट एग्जामिनेशन के बारे में क्या अभी अपडेट्स आए हैं नए और क्या चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं या होने वाले होंगे, और इसके एग्जाम फॉर्म की जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंटली क्या हैं उनके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अभी इंडियन एयरफोर्स और उसके जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में नहीं पता और करियर एज ऑप्शन के बारे में किसी भी टाइप की कोई नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जाऊंगा कि जो इंडियन एयरफोर्स है एज अ करियर आपके लिए क्यों सुटेबल होना चाहिए और उसमें जाने के लिए क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट नीड्स होंगी। राइट, चलिए बिना देरी किए पहले वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला तो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है अभी हालिया तौर पर आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं 3 नवंबर 2025 को ही पहला नोटिफिकेशन दिया गया है, और एग्जाम फॉर्म्स की जो डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 10 नवंबर 2025 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। ये ऑनलाइन फॉर्म होगा पूरी तरीके से, और कब तक चलेगा? ये 9 दिसंबर तक चलेगा 2025, है ना। पहले ही मैं बता देता हूं इन डेट्स में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री ऐसी है नहीं कि वो एग्जाम फॉर्म्स के डेट्स को चेंज करें, है ना, अनटिल एंड अनलेस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वैसे आज तक नहीं हुआ तो फिर अभी भी नहीं होगा। तो ये डेट्स फाइनल है आपके लिए कि 10 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में आपके पास टोटल 1 महीना है। हालांकि लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो जाए उसे फॉर्म भर लेना है। राइट, तो आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो 10 नवंबर को मिल जाएगा। अभी हालिया तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन एयरफोर्स ने जारी किया है कि एग्जाम के फॉर्म्स जो है वो शुरू होने वाले हैं और उसकी डेट्स उन्होंने अनाउंस कर दी है। राइट, अच्छा, ये एग्जाम फॉर्म जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए लाया गया है ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में एज एन ऑफिसर रिक्रूटमेंट को अलाउ करता है। ये 3 कैटेगरीज जो है वो है एज फ्लाइंग ऑफिसर इन फ्लाइंग ब्रांच, और एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, और तीसरा है फ्लाइंग ऑफिसर इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। राइट, तो इंडियन एयरफोर्स के डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जिनमें इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है उसमें ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है। राइट, इसके बारे में अगर एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग फ्लाइंग के लिए ट्राई करना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू बी द फ्लायर इन द इंडियन एयरफोर्स। राइट, अगर वो इंडियन एयरफोर्स का जो आप बोल सकते हो सबसे पहला मोर्चा है फ्लाइंग, राइट, अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी जो एज क्राइटेरिया दी जाती है वो है 20 से 24 ईयर्स तक, यानी कि आपको 20 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। कितने साल? 20 से 24 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है, वो मैं आपको बता, मतलब चेंज नहीं, बेसिकली एक पार्ट है जो बच्चे ध्यान में नहीं रख पाते हैं। बेसिकली बेटा ये है कि देखो, नोटिफिकेशन और एयरफोर्स की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओगे तो वो एग्जैक्टली साफ लिखते हैं कि जो एज दी गई है आपको वो है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स का मतलब जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, उस एकेडमी में जब आप एनरोल हो रहे हो फॉर द ट्रेनिंग तो उस दिन आपकी एज क्या होगी उसके अकॉर्डिंग ये एज डिसाइड की गई है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जब आप एग्जाम देते हो फिर एग्जाम के बाद लगभग 1, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपके एसएसबी आ जाता है, और एसएसबी के बाद फिर उसका रिजल्ट और एवरीथिंग प्रोसेस होने में आप ओवरऑल पीरियड मान लो तो 8 to 10 मंथ्स का होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के 8 से 10 महीने का पीरियड आपके पास एक गैप में आता है। इंटरव्यू प्रोसीजर, मेडिकल एंड देन मेरिट आना, फिर मेरिट के बाद एकेडमी ज्वाइन कर लेना, यानी ऑलमोस्ट 1 साल मान लीजिए। तो क्या होता है कि अगर आपने 23 ईयर्स की एज में रिटर्न एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं तो आप एकेडमी कब ज्वाइन कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 24 की एज में, और वो बोल रहे हैं कि 24 की एज एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होगी। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स का मतलब ट्रेनिंग के कमेंसमेंट के दिन, ट्रेनिंग के शुरू होने के दिन। इसका मतलब यह कि 24 साल की उम्र कब होनी चाहिए? ट्रेनिंग के दिन, ट्रेनिंग शुरू होने के दिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो लिखा 20 से 24 है, लेकिन इसको इतना ही मत पढ़ो। इसका मतलब है 20 से 23 साल, यानी कि आपके मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 23 ईयर्स है। तो जो 20 से 23 साल के बीच में बच्चे हैं वो इस एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन है, 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है 26 साल तक, यानी कि 25 साल हो गया, एक अपने आप ही कम कर लेना है अब आपको, है ना। तो जो 26 साल तक का एज रिलैक्सेशन, यानी 2 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा उन्हें दिया जाएगा। मतलब कोई, वैसे तो रेयर केस होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपने होल्ड किया हुआ है, सीपीएल होल्ड किया हुआ है, तो आप 26 साल तक फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट,
और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी बात मैं करता हूं, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपका जो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो सबके पास होना चाहिए वो ये है कि आपका 10th+2 यानी कि आप बोल सकते हो हायर सेकेंडरी लेवल या फिर 12th लेवल जो है वो मैथ्स और फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स उसमें कंपलसरी आपने पास किए हो 12th में। यानी कि अगर कोई कॉमर्स से है, ह्यूमैनिटीज से है या किसी और अदर स्ट्रीम से है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें 12th में मैथ्स और फिजिक्स दोनों के एग्जाम में सिर्फ पास ही नहीं होना चाहिए, दोनों में मिनिमम सेपरेटली मिनिमम 50% स्कोर भी किया हो। मतलब मैथ्स में 50% और फिजिक्स में भी सेपरेटली 50% का स्कोर किया हो, राइट। ये ध्यान में रखना है जो आपको ये वाली। इसके साथ आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने के अलावा अगर कोई बीटेक होल्डर है जिसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ली हुई है, कोई साइंस ग्रेजुएट होगा या कोई और ग्रेजुएट होगा, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एनी डिसिप्लिन आपका जो ग्रेजुएशन है वो चलता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, राइट। तो हमें और ग्रेजुएशन के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, ग्रेजुएशन में आपके जो परसेंटेज स्कोर होने चाहिए वो 60% होना चाहिए, है ना। अब एक और डाउट आता है, बोले सर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? जैसे अगर कोई बीटेक फाइनल ईयर में होगा तो वो कर सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल कर सकता है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा जाता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अपीयर, बट उनकी जो परसेंटेज एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो लास्ट सेमेस्टर तक, यानी कि मान के चले जैसे आप 8th सेमेस्टर में अपीयर होने वाले हैं बीटेक के, तो 7th सेमेस्टर तक आपका 60% जो स्कोर है वो मेंटेन्ड होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन्ड होना चाहिए। 60% का क्राइटेरिया रखा जाता है मिनिमम, क्लियर। इसके ऊपर हो सकता है लेकिन इसके नीचे नहीं हो सकता। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप जा सकते हैं। दूसरी जो ब्रांच इसमें है वो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ये टेक्निकल कोर्स है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, सिर्फ उनके लिए। जो बीटेक होल्डर है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंटली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, इन स्ट्रीम्स में बीटेक करने वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज ओपन होती है, राइट। इसमें आपकी एज क्राइटेरिया 2 साल ज्यादा होती है। फ्लाइंग ब्रांच में जो 24 थी, यहाँ 26 साल यानी कि 26 ईयर्स के मैक्सिमम एज तक आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। इसमें आपका जो ग्रेजुएशन परसेंटेज होगा वो सेम रखा गया है 60%। फाइनल ईयर वाले हैं तो लास्ट सेमेस्टर तक मेंटेन्ड 60% या उसके इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। सेम टू सेम चीज है, अंतर सिर्फ इतना है कोई भी ग्रेजुएट यहां पर नहीं है। वहां फ्लाइंग में क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स और फिजिक्स 12th में कंपलसरी होना चाहिए विद मिनिमम 50% और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चलेगा उसके बाद। लेकिन यहां पर ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आप बीटेक वाले हैं तो 12th में तो आपका मैथ्स और फिजिक्स हो गई होगा, कोई इशू नहीं है ना। फिर तीसरा पार्ट जो आपका आ रहा है वो है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसके लिए भी है, सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट्स है वो इसी ब्रांच में होते हैं और इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्योंकि नॉन टेक्निकल विंग्स में बहुत ज्यादा फील्ड्स मिलते हैं एयरफोर्स में, जैसे लॉजिस्टिक्स है, मीट्रोलॉजी है, या वेपन सिस्टम है, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, राइट, या कि फिर फाइटर कंट्रोल है, एजुकेशन है। ये बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं जहां पर आपके रिक्रूटमेंट होते हैं, राइट। तो आप किस फील्ड में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी होगी। इसमें कॉमर्स ग्रेजुएशन, साइंस ग्रेजुएशन, या कि फिर आप बात करते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्रेजुएशन यानी बीटेक, ये सभी लोग मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इसमें आता है। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है अप टू 26 ईयर्स ही है, दोनों मेल फीमेल के लिए सेम है। और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% या उसके इक्विवेलेंट आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तीनों में एक कॉमन आता है वो है, भैया जरा ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि इसमें जब आप जा रहे हैं तो आपको अनमेरिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैंडिडेट अनमेरिड होना चाहिए, चाहे फ्लाइंग के लिए जाएं, चाहे आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अनमेरिड होना चाहिए, राइट। मैरिड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल इन दिस, है ना। जैसे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस आपको दिखाई देती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, वेपन सिस्टम ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है, अकाउंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, एजुकेशन है, मीट्रोलॉजी है, राइट। तो आप जिस में जा रहे हैं, जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में जा रहे हो, एमबीए है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए है, बीकॉम है, अकाउंट्स में है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वेपन सिस्टम में जाते हैं या लॉजिस्टिक्स में जाते हैं, राइट, एजुकेशन में जाते हैं, मीट्रोलॉजी में जाते हैं, लाइक मीट्रोलॉजी में आप जाते हैं, साइंस ग्रेजुएशन इज कंपलसरी, राइट। तो इस तरीके से आप सभी को कुछ ना कुछ वो मिलेगा, राइट। जो ग्राउंडेड टेक्निकल वाले हैं उनको अपनी टेक्निकल नॉलेज भी साउंड करनी है ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि उसके लिए भी उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। हालांकि इस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहता है और उसके क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका हम एक और डिटेल वीडियो आपके
लिए लेकर आएंगे, उसको देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो आपको जॉब्स ऑफर की जाएंगी, इसमें जो रैंक्स ऑफर की जाएंगी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लाइंग ऑफिसर, ये ऑफिसर ग्रेड है। तो जो ग्रेड पे आपका स्टार्ट हो रहा है वो 5400 से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की रैंक है, जो डायरेक्टली कमीशन्ड ऑफिसर्स होंगे ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो फ्लाइंग ऑफिसर विल बी योर फर्स्ट रैंक। और जो टाइम स्केल पर आपके प्रमोशंस हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। वो टाइम स्केल्स पर जो आपके प्रमोशंस आएंगे वो मैक्सिमम टू द विंग कमांडर होंगे, और जिसके बाद आपको सिलेक्शंस बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटीज आते हैं जो आपके प्रमोशन के लिए होते हैं। मैक्सिमम रैंक अप टू जो आपके लिए होगी दैट इज द एयर चीफ मार्शल, राइट। यहां पर आप बात करते हो तो आपका पहला ग्रेड 56,100 यानी 56,100 से 1,77,000 5500 तक लगभग आता है। अगर आप देखेंगे इसको तो 1,77,500 रुपीज तक आपका मैक्सिमम जो ग्रेड पे आ रहा है इसमें। ये पूरा रैंक्स का एक बोल सकते हो ऑर्डर है जो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको जो रैंक ऑफर होगी वो मैंने आपको बताया फ्लाइंग ऑफिसर होगी। जो बेसिक पेज है वो आपके सामने लिखे हुए हैं इस एग्जाम से जो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये जो एफकेट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विसेज ऑफर करता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी लघु सेवा आयोग होता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली द कैंडिडेट्स हु आर बीइंग कमीशन्ड इन द फोर्सेस इन एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, और एक होता है पीसी यानी परमानेंट कमीशन। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है दैट योर सर्विसेज आर मैक्सिमम अप टू 14 ईयर्स। बेसिकली तो 10 ईयर्स के लिए ऑफर की जाती है कि 10 साल बाद आपको रिटायरमेंट लेना होता है, लेकिन आपका सर्विस एक्सटेंशन 14 साल तक आ सकता है। 14 साल के बाद आपको वो पीरियड एक्सटेंशन नहीं मिलता है। और 10 साल के बाद जो नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए यानी 14 साल बनाने के लिए जो एक्सटेंशन मिलेगा वो बेस्ड ऑन योर वैकेंसीज या अवेलेबिलिटीज या नीड्स और आपकी सुटेबिलिटीज क्या है, सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपके क्या परफॉर्मिंग रिकॉर्ड्स हैं, प्लस आपके एक्सेप्टेंस के आधार पर कि आपकी विल है कि नहीं आगे बढ़ाने की सर्विसेज को, उसके बेसिस पर आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। एंड आफ्टर 14 इयर्स यू हैव टू लीव द एयरफोर्स, राइट। इसमें पेंशन एलिजिबिलिटीज नहीं होती है, लेकिन जब तक आप सर्व करेंगे तब तक यू विल बी ट्रीटेड एज अ डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, और आपके सैलरी और पैकेजेस बिल्कुल सेम होंगे जो परमानेंट कमीशन के होते हैं। आपके अलाउंसेस भी बिल्कुल वही होते हैं बेसिकली। लेकिन इसके बाद एक अच्छा करियर आपके लिए वेट कर रहा होता है इन केस अगर आप यहां से छोड़ते भी हैं। इवन परमानेंट कमीशन में बहुत सारे लोग जो है टाइम से पहले रिटायरमेंट लेकर के अपने आप को साबित कर चुके हैं बहुत सारे अदर सेक्टर्स में, राइट। तो डिफेंस इज जस्ट लाइक अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट इज वेटिंग फॉर यू कि आप आओ और आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं बेनिफिट है, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, राइट। इट इज नॉट ओनली अबाउट लाइक आप किसी जॉब को देख रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट दैट यू वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लेगेसी फॉर योर जनरेशन, है ना। वो अगर आप अपने एम को उसमें देखते हो, अपने एम को सेट करते हो, तब जाकर के आप तैयार होते हो दैट यस आई एम रेडी टू prepare for these kind of examinations on to join the defense services as an officer, right। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो इस बार आया है सामने वो ये है कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक एमओयू साइन किया है, जो साइन किया गया है EDCIL यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ। अभी तक क्या हो रहा था कि जो एग्जामिनेशन था उसको कंडक्ट करने का जो पूरी जिम्मेदारी थी वो सीडेक नाम की अथॉरिटी को दी गई थी। किसको दी गई थी? सीडेक नाम की अथॉरिटी को दी गई थी। सीडेक मतलब दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। ये भारत में काम करने वाली एक बड़ी अथॉरिटी है जो अभी तक एग्जाम को कंडक्ट करने का जिम्मेदारी थी इसके पास। लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू जो साइन किया गया है रिसेंटली वो साइन किया एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। ये एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इस बार एयरफोर्स को या जो एफकेट एग्जामिनेशन है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, उसे कंडक्ट करेगी। और यह भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया एयरफोर्स द्वारा कि ये जो एग्जाम होगा ये एफकेट 1 2026 यानी जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया 2026 का पहला एफकेट एग्जाम उसी शुरू करेंगे। तो अब इसमें यह भी देखना है कि एक अथॉरिटी बदल रही है, जो एजेंसी है कंडक्टिंग वो बदल रही है, तो हो सकता है एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव लाए या शायद क्वेश्चंस के लेवल में कुछ बदलाव हो, यानी कि जो रिपीटेटिव पार्ट्स हैं वो शायद यहां पर अब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। बहुत ज्यादा थिंकिंग के साथ, एनालिसिस के साथ अब आपको प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट। तो ये सारी डिटेल्स के लिए मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें आप उसके पूरे सिलेबस को समझ सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में पूरा रोड मैप
तैयार करके हम आपको देंगे। हाउ टू प्लान फॉर योर प्रिपरेशन, आप अपने टाइम टेबल्स को कैसे रेडी करें, किन सेक्शंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है, इन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ या चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा।